स्वागत है आप सभी का। मैं आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ और वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल, या जिसको कि हम लोग मासिक चक्र बोलते हैं। आप इसे आतर्व चक्र कहें, ऋतु चक्र कहें, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहें, एनीथिंग, अलग अलग नाम है। ठीक है। अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये क्या चीज है? तो ये रिप्रोडक्टिव साइकिल है। ये जननिक चक्र है, रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ ह्यूमंस, एप्स एंड मंकीज। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, कपियों के अंदर, एप्स के अंदर और बंदरों के अंदर चलने वाला जो जननिक चक्र है, रिप्रोडक्टिव साइकिल है, वही क्या है? एक्चुअली मेंस्ट्रुअल साइकिल है। ठीक है। और ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इन ह्यूमंस मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑफ जनरली 28 डेज। आमतौर के ऊपर ये 28 डेज की होती है, +-1। ओके। तो इन ह्यूमंस मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की होती है? 28 डेज की होती है। ठीक है। नाउ मेनार्क क्या है? मेनार्क क्या होता है? स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एट एज ऑफ पुबर्टी। यौवनावस्था प्रारंभ होने पर रजोस्राव चालू होता है फीमेल्स के अंदर। ठीक है। फीमेल्स के अंदर याद रखना, ये जो मासिक चक्र है जो कि फीमेल्स के अंदर हो रहा है, ये क्या है? पुबर्टी एज के ऊपर आने पर जब एक फीमेल पुबर्टी एज में एंटर करती है, ह्यूमन फीमेल, मतलब 11 से 13 साल के बीच में, तब उसके अंदर एक साइकिल शुरू होती है जिसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एट द एज ऑफ पुबर्टी। यौवनावस्था प्रारंभ होने पर उस मादा के अंदर ऋतुस्राव का होना। राइट। क्या है ये? मेनार्क है। इसको हिंदी के अंदर हम क्या बोलते हैं? रजोदर्शन। इसको क्या कहते हैं? रजोदर्शन, विच स्टार्ट्स एट द एज ऑफ पुबर्टी। ठीक है। और ये जो मेनार्क है, राइट, ये स्टार्टिंग शो करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल की। और जो मेनोपॉज होता है, मेनोपॉज, जिसको कि हम बोलते हैं रजोनिवृत्ति। रजोनिवृत्ति का मतलब क्या होता है? स्टॉपिंग ऑफ menstrual cycle at age of 45 to 50 years। 45 साल से लेकर और 45 साल से 50 साल के बीच में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाता है? फीमेल्स के अंदर स्टॉप हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? मेनोपॉज, जिसको क्या बोलते हैं? रजोनिवृत्ति, है ना। तो ये जो मेनार्क के ऊपर तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है और मेनोपॉज के वक्त में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव फेज है, जिसमें वो बच्चे को जन्म दे सकती है, वो किसके बीच में है? वो मेनार्क और मेनोपॉज, मेनार्क और मेनोपॉज के बीच में है। मेनार्क और मेनोपॉज के बीच में मतलब फीमेल जो है 11 से 13 साल के अंदर मेंस्ट्रुएट होना शुरू हो जाती है और 45 से 50 साल के बीच में उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है। इस ड्यूरेशन के बीच में फीमेल की क्या होती है? रिप्रोडक्टिव फेज होती है, जब वो क्या रिलीज कर सकती है? ओवम रिलीज कर सकती है। राइट। जब वो क्या रिलीज कर सकती है? ओवम रिलीज कर सकती है। और यदि ओवम स्पर्म से फर्टिलाइज्ड हो जाए तो क्या हो जाएगा? बच्चे का जन्म होगा। ऑलराइट। अच्छा, साइकिल ऑफ इवेंट्स which occur from one menstruation till the next is called मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या?
ये जो मासिक चक्र है या रजो चक्र या अथर्व चक्र, ये है क्या? इट इज अ साइकिल ऑफ इवेंट्स विच अकर फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट। एक मेंस्ट्रुएशन से लेकर और दूसरे मेंस्ट्रुएशन तक का जो पूरा के पूरा फेज है, एक मेंस्ट्रुएशन से लगाकर और दूसरा मेंस्ट्रुएशन तक, एक मेंस्ट्रुएशन से लगाकर और दूसरे मेंस्ट्रुएशन तक का जो ये पूरा के पूरा जो काल है जिसमें बहुत सारी इवेंट्स होती है, वही क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल है। वही क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल है। ठीक है। अब ये जो पूरा के पूरा जो मेंस्ट्रुअल जो अपने साइकिल पढ़ रहे हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इट इज कंट्रोल्ड बाय मेनी हार्मोन्स। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बहुत सारे हार्मोन्स के द्वारा क्या होती है? नियंत्रित होती है। विशेष तौर से मैं आपको बता दूं, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरा है LH जिसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये जो दोनों हैं इनको मिलकर हम क्या बोलते हैं? गोनेडोट्रोपिन्स भी कहते हैं या जनन हार्मोन भी कहते हैं। तीसरा जो हार्मोन है जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वो है एस्ट्रोजन, और चौथा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोजेस्टेरोन। क्लियर? प्रोजेस्टेरोन। तो ये जो चार हार्मोन्स हैं, FSH, LH, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इनके लेवल जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अलग अलग फेजेस में इनके लेवल्स जो है वो अलग अलग दिखाई देंगे आपको। जब अभी अपने साइकिल पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग बताएंगे। तो FSH, LH, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये जो चार हार्मोन हैं वो रजो चक्र को या मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं, नियंत्रित करते हैं। आर यू गेटिंग? चलो, अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आप पढ़ रहे हैं, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने फेज में पूरी होती है? 4 फेजेस में पूरी होती है। ठीक है। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कितने फेज में पूरी होगी? 4 फेजेस के अंदर। ठीक है। सबसे पहला जो फेज होता है उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। सबसे जो पहला फेज है उसका नाम क्या है? मेंस्ट्रुअल फेज है। दूसरा जो फेज होता है उसका नाम है फॉलिक्यूलर फेज। तीसरा जो फेज है वो कौन सा है? ओव्यूलेटरी फेज। और जो चौथा फेज है वो कौन सा है? ल्यूटियल फेज है। तो 4 फेज कौन कौन से हैं? सबसे पहला मेंस्ट्रुअल फेज, राइट, रजो स्त्राव प्रावस्था। दूसरी जो है वो कौन सी है? मेंस्ट्रुअल फेज के बाद में फॉलिक्यूलर फेज, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? पुटकीय प्रावस्था। एक एक फेज को पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे ना। तीसरा ओव्यूलेटरी फेज, जिसको बोलते हैं अंडोत्सर्गी प्रावस्था। और जो चौथा फेज है वो है ल्यूटियल और सिक्रेटरी फेज, यानी कि ल्यूटियल या स्त्रावी प्रावस्था। ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को यदि मुझे पढ़ाना है यहां पर, तो ये 4 फेजेस पढ़ाना बहुत जरूरी है। मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिक्यूलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज और ल्यूटियल फेज। 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं। सबसे पहला मेंस्ट्रुअल फेज, रजोस्त्राव प्रावस्था। नाउ इट लास्ट फॉर 3 to 5 days। ये कितने दिन का फेज होता है? ये अभी डायग्राम वगैरह बनाऊंगा उसमें सब बताऊंगा। ये 3 से 5 दिन की प्रावस्था होती है। मतलब इस प्रावस्था में रजोस्त्राव होता है, ना, मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। इस प्रावस्था में क्या होता है भाई? रजोस्त्राव होता है।
इस प्रवस्था में रजोस्त्राव होता है और प्रत्येक साइकिल में 30 से 50 ml ब्लड का लॉस होता है फीमेल के अंदर। प्रत्येक साइकिल में 30 से 50 ml ब्लड का क्या होता है? लॉस। इस प्रवस्था में रजोस्त्राव होता है। नाउ अब क्वेश्चन अराइज होता है कि रजोस्त्राव के थ्रू क्या बाहर निकलता है? तो मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ endometrium lining and its blood vessel which forms liquid that comes out through vagina। मतलब मेंस्ट्रुअल फ्लो क्यों होता है, ये रजोस्त्राव क्यों होता है? एंडोमेट्रियम, गर्भाशय की सबसे जो भीतरी परत थी जो मोटी हो चुकी थी, उस एंडोमेट्रियम लाइनिंग का जब ब्रेकडाउन होता है, गर्भाशय की सबसे भीतरी परत जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, उस एंडोमेट्रियम लाइनिंग का जब ब्रेकडाउन होता है और उसके अंदर पाए जाने वाली जो रक्त वाहिकाएं हैं ब्लड वेसल से, उनका ब्रेकडाउन होता है और जो उनके ब्रेकडाउन से लिक्विड बनता है वो लिक्विड वेजाइना से यानी कि योनि से बाहर आ जाता है और इसे ही हम, इसके कारण ही क्या होता है? मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। तो यदि कोई पूछे कि आखिर रजोस्त्राव क्यों होता है, तो रजोस्त्राव जो होता है वो एंडोमेट्रियम लाइनिंग के टूटने से और उसके अंदर पाए जाने वाली ब्लड वेसल्स के टूटने से क्या होता है? रजोस्त्राव होता है। क्यों? क्योंकि एंडोमेट्रियम लाइनिंग और ब्लड वेसल्स के टूटने से द्रव्य बनता है, लिक्विड बनता है और वो लिक्विड जो होता है वो बाहर आ जाता है किसके थ्रू? वेजाइना के थ्रू। इसी को हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल फ्लो कहते हैं। अब मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ कुछ टुकड़े दिखाई देते हैं। कुछ जब मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है फीमेल्स के अंदर तो छोटे छोटे टुकड़े दिखाई देते हैं ब्लड के साथ में। वो टुकड़े क्या होते हैं? एम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ कुछ टुकड़े बाहर निकलते हैं। इन टुकड़ों को स्ट्रेटम फंक्शनल कहते हैं। इन टुकड़ों को क्या बोलते हैं भाई? स्ट्रेटम फंक्शनल कहते हैं। इन टुकड़ों को स्ट्रेटम फंक्शनल कहते हैं। वास्तव में ये टूटी हुई एंडोमेट्रियम के टुकड़े हैं। टूटी हुई एंडोमेट्रियम के क्या है? टुकड़े हैं। अच्छा, एक और चीज, वीपिंग ऑफ यूट्रस इज मेंस्ट्रुएशन। कई वैज्ञानिक कहते हैं, एक टर्म देते हैं वीपिंग ऑफ यूट्रस, है ना। यूट्रस का वीप करना मतलब यूट्रस की एंडोमेट्रियम का और ब्लड वेसल्स का टुकड़ों के रूप में ब्लड के साथ में बाहर निकलना ही वास्तव में क्या है? मेंस्ट्रुएशन है। वीपिंग ऑफ यूट्रस क्या है? वास्तव में मेंस्ट्रुएशन है। अच्छा, फीमेल्स के अंदर हर 28वें दिन मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। ठीक है, फीमेल्स में, सामान्य फीमेल की बात हो रही है। फीमेल्स में एक स्वस्थ फीमेल के अंदर, राइट, एक स्वस्थ हेल्दी फीमेल के अंदर फीमेल्स में हर 28वें दिन क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन होता है। हर 28वें दिन मेंस्ट्रुएशन होता है। ठीक है ना। अब एक चीज याद रखना, ये क्लियर है भाई? आगे बढ़े। नो, एक और चीज याद रखनी है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देयर इज लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन। प्रेगनेंसी के दौरान, गर्भावस्था के दौरान कभी भी क्या नहीं होता है? मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है।
याद रखना है, ये भूलना नहीं है। क्या कहा मैंने? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब जब एक माँ गर्भवती होती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देयर इज लैक ऑफ menstruation. During pregnancy there is lack of menstruation. During pregnancy there is lack of menstruation. Lack of menstruation, तभी तो कहते हैं lack of menstruation may be a indicative of pregnancy. ये याद रखना। फीमेल के अंदर कभी कभी अचानक से मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक जाए, फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल अचानक से रुक जाए तो हो सकता है कि वो गर्भवती हो गई है। मतलब मेंस्ट्रुएशन का ना होना इंडिकेशन है, सूचक हो सकता है कि वो फीमेल क्या हो गई है, प्रेग्नेंट हो गई है। इज इट क्लियर? तो लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी अ इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। अच्छा, अब एक चीज और आप लोगों को ध्यान रखनी है, एक चीज और आप लोगों को ध्यान रखनी है कि मेंस्ट्रुएशन जो होता है, lack of menstruation may be because of poor diet, stress, poor diet के कारण या किसी स्ट्रेस के कारण, तनाव के कारण, पुअर डाइट, स्ट्रेस या पुअर हेल्थ के कारण भी फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुएशन ना आए। तो लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन जरूरी नहीं है कि उसके अंदर प्रेगनेंसी हो गई है इसीलिए उसके अंदर मेंस्ट्रुएशन नहीं आ रहा है। मेंस्ट्रुएशन जो होता है वो पुअर डाइट या स्ट्रेस या पुअर हेल्थ के कारण भी कभी कभी मेंस्ट्रुएशन फीमेल के अंदर नहीं आता है, वो डिले हो सकता है। क्लियर? और एक और चीज भी जान लो कि मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर व्हेन ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड। आप सब जानते हो कि फीमेल के अंदर 14वें दिन को क्या रिलीज होता है? अंडाणु रिलीज होता है। यदि ये अंडाणु निषेचित ना हो, यदि 14वें दिन को 14th डे को रिलीज होने वाला अंडाणु यदि निषेचित ना हो तो मान के चलो ये क्या होगा, नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर बाहर आने की कोशिश करेगा। तो मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर व्हेन ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड, राइट? यदि ओवम फर्टिलाइज हो जाए तो नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन नहीं आएगा। इज इट क्लियर? तो ये तो फर्स्ट फेज हुआ जिसको कि हमने क्या कहा, डेट इज द क्या कहा भाई, फर्स्ट फेज मेंस्ट्रुएशन। अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट फेज के ऊपर आएंगे और वो नेक्स्ट फेज जो है अपना डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फेज और उसको हम क्या कहते हैं, डेट इज नॉन एज द फॉलिक्यूलर फेज। अब देखो फॉलिक्यूलर फेज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। फॉलिक्यूलर फेज ये अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है इसका सेकंड फेज है। ठीक है, फॉलिक्यूलर फेज को बेटा हिंदी में क्या कहते हैं, पुटकीय प्रावस्था। इसको एक और नाम से भी जानते हैं और क्यों कहते हैं ये नाम वो अभी बताऊंगा। फॉलिक्यूलर फेज को हम प्रोलिफरेशन फेज भी कहते हैं। प्रोलिफरेशन फेज को यहां पर हिंदी के अंदर प्रचुरोद भवन प्रावस्था कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी पूरा डिटेल आएगा। प्रावस्था कहते हैं, राइट, प्रचुरोद भवन प्रावस्था कहते हैं। ठीक है, अब फॉलिक्यूलर फेज कब चालू होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के डे 5th से लेकर और डे 13th के बीच में, राइट। कितने दिन हुए, 9 दिन, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, टोटल 9 डेज की ये पुटकीय प्रावस्था होती है। टोटल 9 डेज की क्या होती है, पुटकीय प्रावस्था। समझने की कोशिश करना, ये फॉलिक्यूलर फेज किसके बाद आई है, मेंस्ट्रुअल प्रावस्था के बाद आती है। ये कब आती है, मेंस्ट्रुअल प्रावस्था के बाद आती है। आपको मालूम है कि मेंस्ट्रुअल प्रावस्था
ये मेंस्ट्रुअल प्रावस्था थी, दिस वाज नोन एज द मेंस्ट्रुअल फेज। और ये जो मेंस्ट्रुअल फेज है वो 3 से 5 दिन तक लास्ट करती थी। तो ये जो 5वें दिन से लगाकर और 13वें दिन तक, 5वें से लेकर और 13वें दिन तक का जो पीरियड है, राइट, ये कौन सा है? फॉलिक्यूलर फेज है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का 5वें से लगाकर और 13वें दिन का जो ये 9 डेज का पीरियड है, इसको हम बोलते हैं फॉलिक्यूलर फेज। इसको फॉलिक्यूलर फेज कहते हैं, राइट। अब क्या होता है कि इस प्रावस्था में 2 इवेंट्स होती है, 2 महत्वपूर्ण इवेंट्स चलती है, घटनाएं होती है, 2 महत्वपूर्ण इवेंट्स घटनाएं होती है। पहली इवेंट तो क्या है? इस फेज में प्राइमरी फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल में बदल जाती है। ग्राफियन फॉलिकल में बदल जाती है। आपने मेरा oogenesis वाला वीडियो पढ़ा होगा, देखा होगा, अंडजनन के ऊपर। उसमें मैंने पूरा की पूरा ये बता रखा है कि किस तरीके से फॉलिक्यूलर फेज के अंदर प्राइमरी फॉलिकल जो होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? ग्राफियन फॉलिकल के अंदर। प्राइमरी फॉलिकल कैसी होती है? ये जैसे मान लीजिए ये प्राइमरी फॉलिकल है, तो प्राइमरी फॉलिकल डायरेक्टली ग्राफियन फॉलिकल में नहीं बदलती है। ये प्राइमरी फॉलिकल है बेटा, ये सेकेंडरी फॉलिकल है, फिर उसके बाद में ये क्या है? टर्शरी फॉलिकल, और टर्शरी फॉलिकल के बाद में ये जो चीज है, राइट, ये क्या है? ग्राफियन फॉलिकल है। मैंने पूरा एक वीडियो के अंदर इसको डिटेल में पढ़ाया था। ये जो 9 दिन है इसके अंदर एक्चुअली फॉलिकल फॉर्मेशन होता है, राइट। इसमें क्या होता है? फॉलिकल डेवलपमेंट होता है, यानी कि प्राइमरी फॉलिकल प्राथमिक पुटिका द्वितीयक पुटिका में कन्वर्ट हो जाती है, द्वितीयक पुटिका तृतीयक पुटिका में कन्वर्ट होती है, और तृतीयक पुटिका ग्राफियन फॉलिकल या मैच्योर फॉलिकल के अंदर क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है। तो एक तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और ये तो पहली घटना हुई। दूसरी, अच्छा, ये जो प्राइमरी फॉलिकल जो है वो ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो रही है, ये इवेंट कहां पर हो रही है? ये घटना बेटा कहां पर हो रही है? दिस इवेंट इज ऑकरिंग इन ओवरी। ये जो घटना हुई ये कहां पर हुई? अंडाशय के अंदर हुई। ये घटना तो अंडाशय में हुई है, लेकिन जो दूसरी इवेंट है, जो दूसरी इवेंट हो रही है, ये तो पहली इवेंट हुई, समझना। दिस इज द फर्स्ट इवेंट फॉलिक्यूलर फेज के अंदर। दूसरी इवेंट के अंदर, दूसरी इवेंट कहां पर होती है? अकर इन यूट्रस, यानी कि दूसरी इवेंट कहां पर चलती है? गर्भाशय के अंदर। और क्या होता है कि गर्भाशय के अंदर ब्रोकन जो एंडोमेट्रियम थी, ब्रोकन एंडोमेट्रियम अगेन डेवलप्स। ब्रोकन एंडोमेट्रियम, आप एक बात बताओ, इससे पहले क्या था? 5वें दिन से पहले क्या था? रजोस्त्राव हुआ था ना। और रजोस्त्राव के अंदर आपने देखा था कि जो एंडोमेट्रियम है टूट गई थी। तो इस फेज के अंदर ब्रोकन एंडोमेट्रियम अगेन डेवलप्स, यानी कि टूटी हुई एंडोमेट्रियम जो होती है, एंडोमेट्रियम अगेन बिकम थिक, फिर से डेवलप हो जाती है, राइट। तो एंडोमेट्रियम का थिक होना, एंडोमेट्रियम का थिक होना जानते हो क्या कहलाता है? प्रचुरोद भवन कहलाता है। एंडोमेट्रियम का थिक होना क्या कहलाता है? प्रचुरोद भवन। तभी तो इसको प्रोलिफेरेटिव फेज कहा था, प्रचुरोद भवन प्रावस्था कहा था, ठीक है। अच्छा, अब ये जो इवेंट चली वो तो चली यूट्रस के अंदर, और ये वाली जो इवेंट चली वो किसके अंदर? ओवरी के अंदर। नाउ ओवरी के अंदर और अंडाशय के अंदर घटित होने वाली जो ये घटनाएं हैं,
ये हार्मोन के द्वारा क्या होती है, नियंत्रित होती है। किसके द्वारा नियंत्रित होती है बेटा, हार्मोन के द्वारा। ये देख लिया आपने दोनों इवेंट्स। तो अब मैं यहां पर ये बताता हूं कि ये जो दोनों इवेंट्स है, नाउ सी हियर, ये दोनों इवेंट्स किस किस में, ओवरी व यूट्रस में जो हो रही है, ये दोनों इवेंट्स हार्मोन्स द्वारा रेगुलेट होती है। ये दोनों इवेंट्स हार्मोन्स द्वारा क्या होती है, रेगुलेट होती है। इस प्रावस्था में, मतलब फॉलिकुलर इस प्रावस्था में LH व FSH हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। इस प्रावस्था में LH व FSH का स्तर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। FSH विशेष तौर से, जैसे कि नाम शो कर रहा है, पुटिका प्रेरक हार्मोन। पुटिका प्रेरक हार्मोन पुटिकाओं के विकास में सहायक होगा। राइट, मतलब FSH हार्मोन जो है वो प्राइमरी फॉलिकल जब ग्राफिन फॉलिकल में बदल रही है ना, तो मैं कह रहा हूं उस वक्त FSH हार्मोन जो है वो क्या है, सक्रिय है। तो FSH हार्मोन पुटिकाओं के विकास में क्या होगा, सहायक होगा। एवं पुटिकीय कोशिकाओं से एस्ट्रोजन क्या होगा, एस्ट्रोजन स्त्रावित होगा। पुटिकीय कोशिकाओं से स्त्रावित होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन, याद रखना, एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर इस प्रावस्था में उच्च रहता है। याद रखना, हार्मोन्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हार्मोन्स के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, आपको आना चाहिए। क्या कहा मैंने, एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर इस अवस्था में, इस प्रावस्था में क्या रहेगा, उच्च रहेगा। अच्छा, ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ना, एस्ट्रोजन हार्मोन यूट्रस में माइटोटिक डिवीजन को प्रमोट करता है, जिसकी वजह से, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, जिसकी वजह से याद करो, इससे पहले वाली प्रावस्था कौन सी थी, रजो प्रावस्था। तो वहां पर एंडोमेट्रियम और उसकी ब्लड वेसल्स टूटकर बाहर निकल गई थी, लेकिन इस फेज में तो एंडोमेट्रियम वापस से रीजनरेट हुई है ना। तो रीजनरेट करने में सबसे बड़ा योगदान किसका है, एस्ट्रोजन का। तो एस्ट्रोजन हार्मोन यूट्रस में माइटोटिक डिवीजन को प्रमोट करता है, जिसकी वजह से टूटी हुई एंडोमेट्रियम व उसकी ब्लड वेसल्स पुनः रिपेयर हो जाती है, व क्या हो जाता है, वह एंडोमेट्रियम यानी कि जो गर्भाशय का अंतःस्तर है, वह एंडोमेट्रियम फिर से ठीक हो जाती है। तभी तो इसको प्रचुरोद्भवन प्रावस्था का है। मैं डायग्राम में ड्रॉ करके भी बताऊंगा कि एंडोमेट्रियम थिक हुई है इस प्रावस्था में, तो पुनः रिपेयर हो जाती है और एंडोमेट्रियम फिर से क्या हो जाती है, थिक। क्लियर। तो यहां पर आपको 3 हार्मोन का रोल देखने को मिल रहा है, LH, FSH। LH और FSH तो वैसे भी पिट्यूटरी हार्मोन्स है और इनको गोनिडोट्रोपिन्स कहते हैं, ठीक है। तो और जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो क्या कर रहा है, एंडोमेट्रियम को रिपेयर कर रहा है, फिर से थिक हो जाती है। इस प्रकार एंडोमेट्रियम को थिक करने में एस्ट्रोजन का महत्वपूर्ण योगदान
होता है। अच्छा, ऐसा देखा गया है एट द मिडिल ऑफ साइकिल, 28 दिन की साइकिल है ना, तो 28 दिन की साइकिल है, तो उसमें से 28 दिन की साइकिल का मिड डे क्या हुआ, 14वां दिन। एट द मिडिल ऑफ साइकिल, LH एंड FSH आर एट द पीक, मतलब बहुत उच्च मात्रा में क्या हो जाते हैं, सिक्रीट हो जाते हैं। एट द मिडिल ऑफ साइकिल LH और FSH बहुत ज्यादा पीक के ऊपर पहुंच जाते हैं, जो कि आपको डायग्राम के अंदर दिखाई भी देते हैं। ठीक है, तो ये तो क्या हुआ, अब ये पुटिकीय प्रावस्था हो गई, जिसमें कि आपने क्या क्या देखा, एंडोमेट्रियम रिपेयर हो गई। दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स याद रखना, एक तो एंडोमेट्रियम फिर से रिपेयर होकर थिक हो गई है एस्ट्रोजन हार्मोन के सिक्रीशन के कारण, और दूसरी चीज आपने क्या देखी है कि ओवरी के अंदर प्राइमरी फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो चुकी है, ग्राफिन फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। इज इट क्लियर और नो? नाउ अब क्या होता है, व्हाट हैपेंस, अब अगला फेज आएगा, और उसको हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेटरी फेज। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट फेज, और उसका नाम क्या है, ओव्यूलेटरी फेज, यानी कि ये तीसरा फेज होगा, राइट। थर्ड फेज जो है वो कौन सा है, ओव्यूलेटरी फेज है। थर्ड फेज इज द ओव्यूलेटरी फेज। तो अब ओव्यूलेटरी फेज के अंदर क्या होगा, जैसे कि नेम शो कर रहा है अंडोत्सर्गी प्रावस्था, तो नेचुरली कि इसमें क्या होगा, अंडोत्सर्ग होगा। ठीक है, इस फेज के अंदर क्या होगा भाई, अंडोत्सर्ग होगा। तो थर्ड फेज, वेरी इंपॉर्टेंट फेज इन द रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ द फीमेल्स, एंड इट इज द ओव्यूलेटरी फेज। अंडोत्सर्गी प्रावस्था, अंडोत्सर्जी प्रावस्था। नाउ इस फेज में क्या होता है कि रैपिड सिक्रीशन, ध्यान से सुना भाई, रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH अकर ऑन 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या कहा मैंने, रैपिड सिक्रीशन, बहुत ज्यादा सिक्रीशन, रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH अकर ऑन 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन को रैपिड सिक्रीशन होता है किसका, LH का। दिस इज कॉल्ड एज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड एज LH सर्च, LH सर्च याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, क्वेश्चन पूछा गया था। रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH अकर ऑन 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, दिस इज कॉल्ड एज LH सर्च। और इस सर्च के कारण, इस सर्ज के कारण 14th डे को फीमेल्स में ओव्यूलेशन हो जाता है। राइट ना, ओव्यूलेशन किस दिन होता है, याद रखना कि ओव्यूलेशन कब हो रहा है, राइट। नंबर ऑफ ओव्यूलेशन कब होता है, नंबर ऑफ डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल -14। ओव्यूलेशन कब होता है, अंडोत्सर्ग कब होता है, तो याद रखना नंबर ऑफ डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल -14। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल के डेज कितने होते हैं, 20 -14, तो 14th डे को क्या होगा, ओव्यूलेशन हो जाएगा। 14th डे को क्या होगा, ओव्यूलेशन हो जाएगा। ठीक है, 14th डे को ओव्यूलेशन हो जाएगा। अच्छा, साथ के साथ याद रखना कि 14th डे को ओव्यूलेशन होगा, तो आखिर ओव्यूलेशन में होता क्या है, ओव्यूलेशन जब होगा, अंडोत्सर्ग होगा, तो इसमें होगा क्या, तो ओव्यूलेशन के अंदर क्या होता है कि LH हार्मोन के कारण ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएगी। ग्राफियन फॉलिकल क्या हो जाएगी, LH हार्मोन के कारण ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाती है। ग्राफियन फॉलिकल क्या हो जाएगी,
रप्चर हो जाएगी, वह सेकेंडरी ओसाइट यानी कि द्वितीयक ओसाइट विच इज सो कॉल्ड एज ओवम, सेकेंडरी ओसाइट बाहर आ जाता है, सेकेंडरी ओसाइट बाहर आ जाता है। इस घटना को हम अंडोत्सर्ग कहते हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग कहते हैं। क्लियर है? क्या हो गया? ओव्यूलेशन क्या है? 14वें दिन को, फीमेल्स के अंदर 14वें दिन को एलएच हार्मोन के कारण ग्राफिन फॉलिकल क्या हो जाएगी? रप्चर। जैसे ये ग्राफिन फॉलिकल थी और इसके अंदर ये क्या था भैया? सेकेंडरी ओसाइट था। ये क्या है? ग्राफिन फॉलिकल। तो मैं ये कह रहा हूं एलएच हार्मोन के कारण जो 14वें दिन को पीक के ऊपर है, तो ये ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हो गई। ये लिखा ग्राफिन फॉलिकल क्या हो गई भाई? रप्चर। और रप्चर हो गई तो जो बाहर निकला है, जो रचना बाहर निकली है, वो वास्तव में क्या है? द्वितीयक ओसाइट, जिसको भी सो कॉल्ड एज ओवम। द्वितीयक ओसाइट बाहर निकल गया है। तो अंडाणु बाहर निकला ना, तो अंडाशय के अंदर क्या थी? ग्राफिन फॉलिकल। ग्राफिन फॉलिकल एलएच की प्रेजेंस में रप्चर हो गई। रप्चर हो गई तो द्वितीयक ओसाइट के अंडाणु जो है वो क्या निकला? बाहर निकला। और इसी प्रवस्था को हम क्या कहते हैं? अंडोत्सर्गी प्रवस्था। इसी प्रवस्था को हमने क्या कहा है भाई? अंडोत्सर्गी प्रवस्था। क्लियर? तो ये तीसरा फेज कंप्लीट हुआ अभी, और वो कौन सा है? ओव्यूलेटरी फेज। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फेज था, ओव्यूलेटरी फेज। अब फीमेल के अंदर 14वें दिन को क्या रिलीज हो चुका है भैया? ओवम रिलीज हो चुका है। राइट? अब हम पढ़ते हैं कि इस ओवम का भविष्य क्या होगा, है ना? What will be the future? What will be the future of this ovum? इस ओवम का फ्यूचर क्या होगा वो अपने पढ़ते हैं। अब देखो मैंने क्या कहा, ये जो ओवम रिलीज हुआ है सेकेंडरी ओसाइट, इसका जो फ्यूचर है ये इस बात के ऊपर निर्भर करेगा कि इसको स्पर्म अवेलेबल हो या स्पर्म अवेलेबल ना हो, उसके ऊपर इसका भविष्य निर्भर करेगा। ठीक है? ओवम को या सेकेंडरी ओसाइट को स्पर्म अवेलेबल हो जाए, यदि स्पर्म अवेलेबल हो जाए एवं फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल हो जाए तो नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन नहीं आएगा, क्योंकि फीमेल प्रेग्नेंट हो जाएगी। और आप जानते हो कि प्रेगनेंसी के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट रहेगा। और यदि अच्छा यहां पर ये लिखना जरूरी था, स्पर्म अवेलेबल हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि स्पर्म अवेलेबल हो जाएगा तो ओवम फर्टिलाइज हो ही जाएगा। कभी कभी स्पर्म अवेलेबल होने के बावजूद भी ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है। इसीलिए मैंने लिखा है कि स्पर्म अवेलेबल हो गया और स्पर्म और ओवम फ्यूज हो गए और फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल हो गया, तो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो 28वें दिन को आनी थी वो नहीं आएगी, क्योंकि फीमेल प्रेग्नेंट हो जाएगी और प्रेगनेंसी के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट रहती है। लेकिन स्पर्म अवेलेबल नहीं हुआ तो क्या होगा? तब ओवम जो 14वें दिन को रिलीज हुआ था, तब ओवम नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन के साथ बाहर निकल जाएगा, है ना? तो नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन के साथ में क्या निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। ऑलराइट? अच्छा, ये जो ओवम है, ओवम रिलीज होने के 24 घंटे के भीतर निषेचन की संभावना क्या रहती है? अधिक रहती है। निषेचन की संभावना अधिक रहती है, मतलब फिर उसके बाद संभावना घटती चली जाती है। ओवम रिलीज हो उसके 24 घंटे के भीतर यदि उसका स्पर्म से फर्टिलाइजेशन हो जाए, राइट, यदि वो स्पर्म के पास में आ जाए और निषेचन हो जाए तो सक्सेसफुल होगा, वरना समय के साथ में वो क्या हो जाता है, वो उस 24 घंटे के बाद में वो क्या हो जाएगा? स्वयं ही क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा।
अब आ जाते हैं द नेक्स्ट फेज एंड द लास्ट फेज, और उसको हम बोलते हैं ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज या जिसको कि हम बोलते हैं सेक्रेटरी फेज, लास्ट फेज है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का। और ये कितने दिन का होता है? लगभग 14 दिन का, राइट। क्यों? क्योंकि 14वें दिन को तो क्या रिलीज हो गया है, ओवम रिलीज हो गया, तो 15वें दिन से लगाकर और 28वें दिन तक के बीच में कौन सा फेज चलता है भाई? ल्यूटियल फेज चलता है। अब इस फेज में क्या होता है, शुरुआत में ही बता दूं कि इस फेज में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का एक्टिव रोल देखने को मिलेगा। ठीक है। अच्छा, साथ के साथ इस प्रावस्था में एलएच हार्मोन भी सक्रिय रहता है। मतलब जो एलएच हार्मोन जो था वो 14वें दिन को तो सबसे ज्यादा रिलीज हुआ ही था, लेकिन यहां पर भी इस प्रावस्था में भी एलएच हार्मोन भी सक्रिय रहता है, राइट। एलएच हार्मोन भी क्या रहेगा? सक्रिय रहेगा। इस प्रावस्था में क्या होता है? एम्प्टी ग्राफिन फॉलिकल इस प्रावस्था में जो खाली ग्राफिन फॉलिकल थी, याद है ना, ग्राफिन फॉलिकल से सेकेंडरी ओसाइट बाहर निकल गया था, तो खाली ग्राफिन फॉलिकल, इस प्रावस्था में एम्प्टी ग्राफिन फॉलिकल एक पीले रंग की अंतःस्रावी यानी कि एंडोक्राइन पीले रंग की अंतःस्रावी रचना में बदल जाती है, जिसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, जिसे कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। तो एम्प्टी ग्राफिन फॉलिकल एक पीले रंग की अंतःस्रावी रचना में बदल गई, जिससे क्या कहा? कॉर्पस ल्यूटियम। याद रखना, कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण एलएच की उपस्थिति में हुआ है। एलएच यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की उपस्थिति में हुआ है। याद रखना, हार्मोन्स का लेवल देखो, जगह जगह पे मैं बताता हूं, वो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण एलएच की उपस्थिति में हुआ है, ठीक है, एलएच की उपस्थिति में हुआ है। आगे बढ़े। नाउ अब और क्या होता है ल्यूटियल फेज के अंदर? और क्या होता है? कॉर्पस ल्यूटियम बन गई, तो इसलिए ल्यूटियल प्रावस्था कह दिया। ऐसे कॉर्पस ल्यूटियम से क्या बना? कॉर्पस ल्यूटियम से ल्यूटियल प्रावस्था कहा इसे। कॉर्पस ल्यूटियम बनने के कारण, इस प्रावस्था को ल्यूटियल प्रावस्था कहते हैं, है ना। इस प्रावस्था में भी एस्ट्रोजन प्रारंभिक इस अवस्था में भी एस्ट्रोजन प्रारंभिक रूप से या प्रारंभिक दिनों में सक्रिय रहता है, जिसके कारण एंडोमेट्रियम, गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम थी ना, एंडोमेट्रियम यानी कि अंतःस्तर, गर्भाशय की जो अंतःस्तर है वो और ज्यादा क्या हो जाती, थिक हो जाती है। अब आप कहोगे कि सर वहां पर तो थिक हुई थी ना, तो यस, फॉलिकुलर फेज में तो थिक हुई थी, यहां पर भी एस्ट्रोजन पहले तो देखो 14th डे के ठीक बाद में तो आपको उसका लेवल थोड़ा सा घिरा हुआ दिखेगा, फिर वापस से ये क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अभी डायग्राम में बताऊंगा। इस प्रावस्था में भी एस्ट्रोजन प्रारंभिक दिनों में सक्रिय रहता है, जिसके कारण एंडोमेट्रियम क्या हो जाती है, थिक हो जाती है। एंडोमेट्रियम यहां पर भी थिक हो रही है, ध्यान रखना। अब
कॉर्पस ल्यूटियम एंडोक्राइन स्ट्रक्चर था ना, येलो कलर का एंडोक्राइन स्ट्रक्चर। अब कॉर्पस ल्यूटियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावन करता है, यानी कि अब प्रोजेस्टेरोन लेवल हाई रहेगा, राइट। इस ल्यूटियल अवस्था में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या रहेगा, स्रावित होता है। प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या है, प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है। मेंटेन यानी कि अनुरक्षण, किसका अनुरक्षण करना, एंडोमेट्रियम का, मोटी जो एंडोमेट्रियम है उसका अनुरक्षण करना। प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है। प्रोजेस्टेरोन किसको मेंटेन करता है, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है, ताकि परिवर्तित होते भ्रूण का रोपण हो सके। क्योंकि आप जानते हो कि रोपण कहां पर होता है, गर्भाशय की एंडोमेट्रियम पर ही तो क्या होता है, रोपण होता है। तो प्रोजेस्टेरोन का काम है एंडोमेट्रियम को मेंटेन करना, और एस्ट्रोजन का काम है एंडोमेट्रियम को थिक करना। इसमें फर्क है, कई लोगों को ये मालूम नहीं है, एनसीईआरटी में क्लियर नहीं। एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम को थिक करता है और प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है, ताकि परिवर्तित होते भ्रूण का क्या उसके रोपण हो सके। ठीक है, याद रखना, यदि फीमेल में किसी कारण से यदि फीमेल, यानी कि मान लो एक फीमेल प्रेग्नेंट हो गई, उसकी बात करूं मैं, यदि एक फीमेल में, प्रेग्नेंट फीमेल में किसी कारण से प्रोजेस्टेरोन ठीक तरह से स्रावित नहीं हो, तो उस फीमेल में गर्भपात यानी कि एबॉर्शन हो जाएगा। ये प्रेग्नेंट फीमेल की बात हो रही है ना, नॉर्मल फीमेल जिसके अंदर प्रेगनेंसी नहीं है उसकी बात नहीं हो रही है। यदि फीमेल में किसी कारण से प्रोजेस्टेरोन ठीक तरह से स्रावित नहीं होता है प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर, तो उस फीमेल में क्या हो जाएगा, गर्भपात हो जाएगा। इसीलिए तो कहते हैं कि ये जो प्रोजेस्टेरोन है ना, इसको हम क्या क्या नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन, है ना, गर्भावस्था का अनुरक्षण करने वाला हार्मोन, प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन। और इसको एंटी एबॉर्शन हार्मोन भी कहते हैं, एंटी एबॉर्शन हार्मोन। क्यों, क्योंकि ये एबॉर्शन को रोकता है, ये एबॉर्शन को क्या करता है, रोकता है। ये तो एक प्रेग्नेंट फीमेल की बात हो रही है। बाकी नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर भी प्रोजेस्टेरोन हर बार क्या होता है, सिक्रेट होता है। तो प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है ताकि परिवर्तित होते भ्रूण को रोपण हो सके। लेकिन याद रखना, यदि 14वें दिन को रिलीज होने वाले ओवम को स्पर्म ना मिले, तो फिर एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है। समझो, यदि 14वें दिन को यदि फीमेल के अंदर ओवम रिलीज हुआ, राइट, और उसको स्पर्म मिल जाए और फर्टिलाइजेशन हो जाए, तो ही तो वो जो परिवर्तित होता भ्रूण है वो गर्भाशय की अंतःस्तर या एंडोमेट्रियम पर आकर रोपित होगा। तो उसका अनुरक्षण करना उस केस में तो जरूरी है। तो प्रोजेस्टेरोन उस केस में तो लगातार रिलीज होना जरूरी है। लेकिन मान लो कि 14वें दिन को रिलीज होने वाले ओवम को स्पर्म ना मिला, जैसे हम लोग एक वर्जिन फीमेल की बात करें जिसको कि स्पर्म नहीं मिला है, तो उसमें तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा ना। उस केस के अंदर देखो, यदि 14वें दिन को रिलीज होने वाले ओवम को स्पर्म ना मिले, तो फिर एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है। फिर तो नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन आएगा ना, नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन आएगा, तो
मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं होती है ना। तो एंडोमेट्रियम कब मेंटेन रहनी चाहिए? एंडोमेट्रियम यदि फीमेल के अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाए, राइट, सक्सेसफुल हो जाए और युग्मनज बन जाए और परिवर्तित होता भ्रूण फिर आकर रूपित करे कहां पर? एंडोमेट्रियम पर, तो प्रोजेस्टेरोन का स्रावित होना लगातार होना जरूरी है ताकि प्रेगनेंसी को 9 महीने तक बरकरार रखा जा सके और उस फीमेल के अंदर एबॉर्शन ना हो। लेकिन यदि 14वें दिन को रिलीज होने वाला ओवम जो है वो स्पर्म को ना मिले, राइट, ओवम को स्पर्म ना मिले, तो फिर एंडोमेट्रियम के मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है। वो फिर एंडोमेट्रियम तो टूट टूट कर कहाँ पर निकलनी चाहिए? अगली मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, अगले मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ में टूट टूट कर कहाँ निकलनी चाहिए? बाहर निकलनी चाहिए। तो अब उसको पढ़ते हैं अपने। अब आपने देखा कि यहाँ पर इस फेज के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर भी ज़्यादा है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर भी ज़्यादा है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम जो कि खाली ग्रेफिन फॉलिकल से बनी थी, वो खाली ग्रेफिन फॉलिकल से बनी हुई अंतःस्रावी रचना कॉर्पस ल्यूटियम क्या स्थापित कर रही? प्रोजेस्टेरोन स्थापित कर रही है। अब क्या होता है, मान लो कि फीमेल के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, राइट, मान लो कि फीमेल के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो नेचुरल है कि फीमेल के अंदर जिनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो उनके अंदर 28वें दिन को क्या आनी चाहिए? 28वें दिन को मेंस्ट्रुअल फ्लो यानी कि नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो अब उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या होगा वो देखो। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कौन सीक्रेट करता है भाई? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कौन सीक्रेट करता है? प्रोजेस्टेरोन। तो याद रखो, ल्यूटियल फेज के अंत में, ल्यूटियल फेज के अंत में FSH, ध्यान से देखिएगा, LH का लेवल गिर जाता है, लेवल फॉल हो जाता है। क्या कहा मैंने? ल्यूटियल फेज के अंत में FSH व LH का लेवल क्या हो जाएगा? फॉल हो जाएगा। तो ध्यान से सुनना आप, LH के लेवल के फॉल हो जाने से, मतलब LH के लेवल के गिर जाने से, LH के लेवल के फॉल हो जाने से कॉर्पस ल्यूटियम, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम किसकी प्रेजेंस में बना था भैया? LH की प्रेजेंस में तो बना था। मैंने क्या कहा था? कॉर्पस ल्यूटियम LH की प्रेजेंस में बनता है। अब मैं ये कह रहा हूं ल्यूटियल फेज के अंत में FSH व LH का लेवल क्या हो जाएगा? फॉल हो जाएगा। ठीक है, LH, FSH और LH का लेवल क्या हो जाएगा? फॉल हो जाएगा। तो LH के लेवल के फॉल हो जाने से कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाएगा, डीजेनरेट हो जाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाएगा। पहले कॉर्पस ल्यूटियम ऐसा था, ये कॉर्पस ल्यूटियम ऐसा था, अब डीजेनरेट हो गया। किसके कारण? LH फॉल हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो गया। ये देखो, कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो गया। तो जब कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो गया भैया? डीजेनरेट हो गया। तो अब ये जो डीजेनरेटेड कॉर्पस ल्यूटियम है थोड़ी प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करेगा, तो इस कारण से प्रोजेस्टेरोन का लेवल गिर जाएगा। और प्रोजेस्टेरोन के लेवल के गिरने से, प्रोजेस्टेरोन, याद रखना, प्रोजेस्टेरोन के लेवल के गिरने से, प्रोजेस्टेरोन के लेवल के गिरने से क्या हो जाता है? मेंस्ट्रुएशन हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन हो जाता है। प्रोजेस्टेरोन के लेवल का गिरना मेंस्ट्रुएशन के लिए आवश्यक है। प्रोजेस्टेरोन मेंटेन रहेगा तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, जैसा कि प्रेगनेंसी में होता है। प्रेगनेंसी के दौरान, ये देखो उल्टा कह रहा हूं, ये तो कब हुआ? जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता रहता है, इसलिए नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन नहीं होता, नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन नहीं होता, है ना। प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता रहता है, इसलिए नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन नहीं होता। तभी तो कहते हैं कि जब प्रेगनेंसी होती है तो नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन नहीं आता है। लेकिन जब एक नॉर्मल फीमेल के अंदर जिसको स्पर्म अवेलेबल नहीं हुआ है
तो उस केस में 28वां दिन नजदीक आ रहा है ना, तो उसके अंदर मेंस्ट्रुएशन होना चाहिए, नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन होना चाहिए। तो ल्यूटियल फेज के अंत में एफएसएच और एलएच का लेवल क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। विशेष तौर से एलएच के लेवल के गिर जाने से कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाएगा। अब जब भैया कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो गया, तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो गया तो प्रोजेस्टेरोन तो स्रावित होगा नहीं, तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो गया, गिर गया। और प्रोजेस्टेरोन के लेवल के गिरने से ही क्या हो जाता है, उस फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा। आर यू गेटिंग? तो ये कौन सा फेज था, चौथा फेज था। अब थोड़ा सा एक चीज और याद रखें, नेक्स्ट हम लोग डील करते हैं कि साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज अ इंडिकेटर ऑफ, याद रखना साइक्लिक मतलब हर 28वें दिन के अंदर मेंस्ट्रुएशन होना, हर 28वें दिन के अंदर मेंस्ट्रुएशन होना, ठीक है। क्या लिखा मैंने, साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन, साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन is a indicator of normal reproductive cycle, which extends between menarche and menopause। मेनार्क का मतलब होता है रजोदर्शन और इसको बोलते हैं रजोनिवृत्ति। तो किसी फीमेल के अंदर साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, हर 28 दिन के अंदर मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, तो ये उस फीमेल के अंदर नॉर्मल रिप्रोडक्टिव साइकिल यानी कि सामान्य जननिक चक्र का सूचक है। और ये विच एक्सटेंड्स बिटवीन मेनार्क एंड मेनोपॉज। तो फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुएशन मेनार्क पे तो शुरू होता है और मेनोपॉज पे उसमें क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और इस ड्यूरेशन के अंदर वो हर महीने में एक ओवम क्या करती है, रिलीज करती है। और ये ओवम यदि फर्टिलाइज हो जाए स्पर्म से तो फिर क्या होता है, दैट इज बच्चे का जन्म होता है। क्लियर? तो ये तो थी चारों के चारों इवेंट्स। अब लास्ट में मैं एक डायग्राम भी बना देता हूँ मेंस्ट्रुअल साइकिल का, ताकि आपको जो कुछ अभी मैंने पढ़ा है वो पूरा आपको क्लब करके मैं बता देता हूँ। ओके, तो अब पूरा एक डायग्रामेटिक व्यू आप लोग यहाँ पर देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल का। अब देखिए, हमने अभी पूरे के पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिटेल में पढ़ा और उसकी जो 4 फेजेस थी, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज और ल्यूटियल फेज, आपको डायग्रामेटिकली भी बता दूं। और आपने अभी हमने जो कुछ पढ़ा है वो आपको सारा यहाँ पर दिखाई देगा। देखो यहाँ पर डेज लिख रखे हैं मैंने। मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन की होती है। जैसे ही 28 दिन पूरे होते हैं तो 29वां दिन जब आता है तो नेक्स्ट साइकिल क्या हो जाती है, बिगिन हो जाती है। क्लियर है? ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का मिड डे बता रखा है, जो कि फीमेल के अंदर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 14वें दिन को फीमेल के अंदर ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होती है और ओवम यानी कि सेकेंडरी oocyte क्या निकलता है, बाहर निकलता है। यदि हम इस डायग्राम को देखें तो ये डायग्राम जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल की वेरियस इवेंट्स को शो कर रहा है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर होने वाली विभिन्न घटनाओं को ये शो कर रहा है। और इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वाला जो फेज है नीचे का, ये यूट्राइन इवेंट्स है। वैसे भी आप जानते हो कि फीमेल के अंदर जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है तो उसके अंदर 2 जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स चलती है, जो कि मैंने पढ़ाते हुए भी बताया था, ओवेरियन इवेंट्स और यूट्राइन इवेंट्स। यूट्राइन मतलब यूट्रस के अंदर चलने वाली इवेंट्स, और ये वाली जो इवेंट्स हैं ये अंडाशय के अंदर चलने वाली इवेंट्स। सो दीज आर द ओवेरियन इवेंट्स एंड दीज आर द यूट्राइन इवेंट्स। ऑलराइट, अब यूट्राइन इवेंट्स के अंदर आप देखो कि जो पहला मेंस्ट्रुअल फेज होता है उसके अंदर तो आप अच्छी तरीके से जानते हो कि इन यूट्राइन इवेंट्स के अंदर एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है, द लाइनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम है ना, यानी कि एंडोमेट्रियम लाइनिंग और उसकी ब्लड वेसल्स टूट जाती है और वो लिक्विड के फॉर्म में वेजाइना से बाहर निकल जाती है और इसको हम मेंसेस कहते हैं। लेकिन फॉलिकुलर फेज में आप देखो यूट्रस के अंदर फिर से फॉलिकुलर फेज के अंदर यहाँ पर एस्ट्रोजन हार्मोन सक्रिय है और उसके कारण फॉलिकुलर फेज के अंदर 2 घटनाएं हो रही है। एक तो प्रोलिफरेशन हो रहा है, एंडोमेट्रियम जो टूट कर बाहर निकल गई थी वो फिर से देखो डेवलप हो रही है, फिर से एंडोमेट्रियम जो है वो डेवलप हो रही है। तो और दूसरी चीज, फॉलिकुलर फेज में फॉलिकल्स का भी डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन एंडोमेट्रियम डेवलप हो रही है यूट्रस के अंदर और फॉलिकल्स का डेवलपमेंट कहाँ पर हो रहा है, ओवरी के अंदर हो रहा है। और आपको मालूम है कि एफएसएच हार्मोन सक्रिय है, एफएसएच हार्मोन सक्रिय है और उसकी वजह से प्राइमरी फॉलिकल ग्रेफिन फॉलिकल के अंदर बदल रही है। क्लियर? ये भी आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, थर्ड इवेंट ओव्यूलेटरी फेज, 14th डे को आप देखो फीमेल के अंदर ओव्यूलेशन हो रहा है। आपको मालूम है जैसे ही ग्रेफिन फॉलिकल 13वें दिन तक ग्रेफिन फॉलिकल बन जाती है
तो फिर LH हार्मोन पीक के ऊपर रहता है, ये LH हार्मोन पीक के ऊपर रहता है, और LH रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH को हम क्या कहते हैं, LH सर्ज कहते हैं। और इसमें एम्प्टी ये जो ग्राफिन फॉलिकल फट जाती है, ये ग्राफिन फॉलिकल यहाँ पर रप्चर हो गई है और सेकेंडरी ओसाइट जो है इसके रप्चर होने से बाहर निकल गया है, ठीक है। तो LH के हाई लेवल पे होने के कारण ओव्यूलेशन होता है। अब जो अगला फेज है, फोर्थ फेज आता है, वो ल्यूटियल फेज है, जिसको सेक्रेटरी फेज भी कहते हैं। ये 15वें दिन से 28वें दिन के बीच में होता है, और इसके अंदर आपको मालूम होना चाहिए, मैंने अभी डिटेल में पढ़ा दिया है कि ये जो एम्प्टी ग्राफिन फॉलिकल होती है, खाली जो ग्राफिन फॉलिकल होती है, वो एक येलो कलर की एंडोक्राइन स्ट्रक्चर में बदल जाती है, जिसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। इस कॉर्पस ल्यूटियम के बनने के कारण ही तो इस फेज को नाम क्या दिया गया है, ल्यूटियल फेज नाम दिया गया है। और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है, ये LH हार्मोन यहाँ पर सक्रिय रहता है, और LH हार्मोन की उपस्थिति में ही कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। और याद रखना, कॉर्पस ल्यूटियम बेटा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करता है। आप देख सकते हो प्रोजेस्टेरोन का स्तर जो है वो यहाँ पर बढ़ गया है। अच्छा, पहले तो एस्ट्रोजन थोड़ा गिर रहा था, लेकिन वापस से एस्ट्रोजन भी बढ़ जाता है। एस्ट्रोजन के कारण एंडोमेट्रियम यहाँ पर भी थिक हुई थी, और यहाँ पर भी क्या हो रही है, थिक हो रही है। और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन कर रहा है, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इस एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने का काम करता है यदि फीमेल के अंदर प्रेगनेंसी हो जाए तो। इसीलिए इसको हम एंटी एबॉर्शन हार्मोन कहते हैं या प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन कहते हैं, ठीक है। लेकिन एक वर्जिन फीमेल जिसको स्पर्म अवेलेबल नहीं हुआ है, तो उसके अंदर तो ये नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी, उसके अंदर तो ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो उस केस के अंदर लास्ट में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के लास्ट में FSH और LH का लेवल गिर जाता है। विशेष तौर से LH के लेवल के गिर जाने से जो कॉर्पस ल्यूटियम था वो डीजनरेट हो जाएगा। जब कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा तो नेचुरल है कि फिर प्रोजेस्टेरोन सेक्रेट नहीं होगा, तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल गिरेगा, और प्रोजेस्टेरोन लेवल के गिरने से ही क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है। प्रोजेस्टेरोन के लेवल के गिरने से ही क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है। तो जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल गिरेगा तो क्या हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा। इसीलिए तो कहते हैं कि कई सारी फीमेल्स, मान लीजिए कि कोई एक फीमेल है, वो स्पोर्ट्स के अंदर बहुत अच्छी है, और मान लीजिए कि 2 दिन बाद में मान लीजिए उसकी स्पोर्ट्स उस एक्टिविटी में उसको जाना है, और उसको लग रहा है कि अब उसकी साइकिल आने वाली है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आने वाली है, लेकिन उसको स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भाग लेने के लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर मेंस्ट्रुएशन ना हो। तो उस केस के अंदर वो क्या लेगी, प्रोजेस्टेरोन की टैबलेट्स लेगी। तो प्रोजेस्टेरोन की टैबलेट्स लेने से उसको फायदा क्या होगा कि उसके अंदर मेंस्ट्रुअल फ्लो इसलिए आने वाला था क्योंकि 28वें दिन को प्रोजेस्टेरोन का लेवल गिर गया है, लेकिन प्रोजेस्टेरोन का लेवल ना गिरे इसलिए वो डॉक्टर के पास में जाकर और अपनी मेंस्ट्रुएशन को डिले करना चाहेगी ताकि वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भाग ले सके। तो वो प्रोजेस्टेरोन की क्या ले लेगी, टैबलेट्स ले लेगी। तो प्रोजेस्टेरोन की टैबलेट्स ले लेगी तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाएगा। प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाएगा तो क्या होगा, वो मेंस्ट्रुएशन जो आने वाला है वो नहीं आएगा। मान लीजिए कि किसी फीमेल को लगता है कि उसका मेंस्ट्रुएशन आने वाला है, लेकिन घर वालों ने प्रोग्राम बना दिया किसी मंदिर में जाने का, तो मंदिर के अंदर जो है वो भारतीय मंदिरों के अंदर प्रोहिबिटेड होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान मंदिरों में प्रवेश नहीं किया जाता है। तो उस रिलीजियस एक्टिविटी के कारण भी यदि वो डिले करना चाहती है अपनी उस मेंस्ट्रुअल फेज को, तो वो प्रोजेस्टेरोन की टैबलेट्स ले सकती है। प्रोजेस्टेरोन की टैबलेट्स को लेने से उसका जो मेंस्ट्रुएशन है वो नहीं आएगा, कुछ दिन के लिए वो टल जाएगा। तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल गिरेगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी, प्रोजेस्टेरोन का लेवल मेंटेन रहेगा तो नहीं आएगी। प्रेगनेंसी जब होती है तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल उच्च ही रहता है, इसलिए मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। लेकिन नॉर्मल फीमेल के अंदर प्रोजेस्टेरोन को मेंटेन करने का कोई मतलब नहीं है, तो फिर 28वें दिन को प्रोजेस्टेरोन का लेवल गिर जाएगा और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो चालू हो जाएगी। और क्योंकि अब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो भ्रूण का रोपण तो हुआ नहीं है, तो ये जो मोटी हुई एंडोमेट्रियम है इसको वापस से प्रकृति ने ऐसा एक साइकिल दी है जिसके थ्रू ये जो मोटी हुई एंडोमेट्रियम है वो टूट टूट कर शरीर से क्या निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। फिर से जब एक नई मेंस्ट्रुएशन साइकिल चालू होगी तो फिर से प्रकृति ने ये उपहार दे रखा है कि फिर से एंडोमेट्रियम को मेंटेन करती है कि यदि फीमेल के अंदर यदि फर्टिलाइजेशन हो तो फिर से एंडोमेट्रियम प्रिपेयर हो जाए और एंडोमेट्रियम एक बेड की तरह काम करे और उसके ऊपर आकर भ्रूण यदि सफलतम निषेचन होगा तो भ्रूण वहां पर आकर क्या हो जाए, रोपित हो जाए। तो ये एंडोमेट्रियम का टूटना और बनना ये फीमेल की रिप्रोडक्टिव साइकिल के अंदर, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर लगातार चलता रहता है। क्लियर?
तो ये जो आज का हमारा जो वीडियो था वो पूरा एक डिटेल्ड वीडियो था मेंस्ट्रुएशन साइकिल के ऊपर। मैं इसी तरीके के लंबे वीडियोस की सीरीज अब लेकर आने वाला हूँ, तो आप लगातार चैनल को देखते रहिए, वीडियोस को खूब सारा शेयर कीजिए ताकि अधिकांश बच्चों के पास में ये सूचना पहुंचे। मेरा एक ही मकसद है कि दूर दराज के इलाकों के अंदर जो बच्चे बैठे हुए हैं और जो किसी कारण से कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, उनके पास में भी एजुकेशन पहुंचे और पूरा की पूरा क्वालिटी वीडियो, कंटेंट वीडियो पहुंचे। इसीलिए आपने देखा होगा मैं अपने वीडियोस के अंदर क्वालिटी को बहुत तवज्जो देता हूं, मैं दूसरी चीज़ों को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देता हूं। मेरा एक मकसद है, मैं क्वालिटी और कंटेंट वीडियो आपके साथ में लेके आऊं। बस यही एक सपना है कि हर एक बच्चे के पास में एजुकेशन पहुंचे। तो इन्हें देखते रहिए, शेयर करते रहिए। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। थैंक यू।